मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित ट्रांसकॉन 2025 को किया संबोधित। कहा, स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा बना रहा अपनी अलग पहचान। नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग को मिले प्रोत्साहन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को मिले ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ। मशीनरी सस्ती होने से उत्पादन लागत होगी कम। प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा सेवा पखवाड़ा। वन मंत्री राव नरबीर ने कहा, प्रदेश में विकसित होंगे 75 नमो वन। विधानसभा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में किया पौधारोपण। और 23 सितंबर को गोवा में मनाया जाएगा 10वां आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट की थीम पर रहेगा आधारित। कई स्वास्थ्य कार्यक्रम होंगे आयोजित। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बनाए रखने और प्रत्येक नागरिक को समय पर रक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज गुरुग्राम में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी के स्वर्ण जयंती सम्मेलन ट्रांसकॉन 2025 के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अनुसार हमें नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि IAH और ब्लड बैंक स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ है। इनके माध्यम से लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। ट्रांसकॉन 2025 का उद्घाटन हो रहा है। उस अवसर के ऊपर मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये गौरव प्राप्त हुआ है। ISBTI के 50 वर्ष का ये सफर इसने पूरा किया है। उसके पीछे आपकी एक ताकत, एक शक्ति, आपकी एक पहचान वट के वृक्ष के रूप में बनी है। समय की मांग के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसकॉन की गो ग्रीन पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हरियाणा की गंभीरता और संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को भी सम्मानित किया। करते हैं उसको अवश्य इस बात के लिए कहें कि आप एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि व्यक्ति के ये जीवन को बचाने में जैसे ब्लड का महत्वपूर्ण योगदान है, वैसे ही एक पेड़ का भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। अब की बार का भी हमने लक्ष्य लिया था हरियाणा के अंदर हमने ये लक्ष्य लिया कि हम हरियाणा में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाएंगे और लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। 2014 से लेकर के आज 2025 हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ पौधे लगाने का काम निरंतर हम कर रहे हैं। हम हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में रक्तदान के लिए उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान और अंगदान में भाग ले रहे हैं, जिससे समाज में जागरूकता व सेवा भाव की मिसाल स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ बना रही है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। लगी हुई है, कंपटीशन है ब्लड डोनेशन के लिए, कैंप लगा लगा करके गिनत जीवन बचाने में सहायक होती है और भारत की सेवा और करुणा की संस्कृति को मजबूत बनाती है। जो ब्लड डोनेट करते हैं उनकी ये माननीय प्रधानमंत्री है कि स्वैच्छिक रक्तदान केवल स्वास्थ्य सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि ये भारत के संस्कार, संस्कृति और संवेदना की जीवंत मिसाल है। उनके नेतृत्व में देश में वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता एक साथ आकर के नई तकनीकों, सर्वप्रथम प्रथाएं और भविष्य की दिशा साझा करेंगे। इस सम्मेलन से निकलने वाले विचार, शोध और निष्कर्ष न केवल हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त बनाएंगे, बल्कि स्वैच्छिक रक्तदान की संस्कृति को गहराई प्रदान करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। वे आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी और उपकरणों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी दर को 12 या 18% से घटाकर 5% करने से ट्रैक्टर और मशीनरी काफी सस्ती हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस कदम से विभिन्न ट्रैक्टरों की कीमत में 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस लाभ को बीच में ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए और डीलर इसका सीधा लाभ किसानों को दे। यह लाभ छोटा नहीं है, इससे किसानों की आय में भी काफी फर्क पड़ेगा। कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना और उसके लिए जरूरी है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना। घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे, इसलिए आज मैंने एक बैठक बुलाई थी जो 4 प्रमुख संघ है, इनके रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आज हिसार पहुंचे। इस अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने संदेश दिया और प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 1500 पौधे रोपित किए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ खाना पानी तथा हवा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और इन तीनों चीजों को हर हाल में बचाना होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और पंचायती खाली जमीन पर पौधारोपण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों की पहचान भी की जा रही है। ऐसे 3,819 पेड़ों की देखरेख कर रहे लोगों को प्राण वायु देवता योजना के तहत प्रति पेड़ 3,000 रुपए सालाना पेंशन दी जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 75 नमो वन विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 3 हिसार जिले में स्थापित होंगे। मोदी ने नारा दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम। इसके विषय में हमने लोगों को समझाया कि हम आने वाले समय में हमारी प्रकृति ठीक रहे, आबोहवा में अच्छे में सांस ले सकें। पुराने पेड़ को हम बचाएं, क्योंकि ये सदियों तक हमें अच्छी आबोहवा और अच्छा वातावरण देते हैं। उनको कम से कम हम काटें जहाँ नेसेसिटी हो, क्योंकि विकास होगा तो मेरा ये मानना है कि पेड़ भी कटेंगे, लेकिन एक पेड़ कटता है तो उसकी बनिस्बत हम 10 पेड़ कम से कम लगाएं। ऐसी संभावना है कि लोग आज के इस मोटिवेशन से प्रेरित होकर ज्यादा पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने का मकसद नहीं है, पेड़ों को बच्चों की तरह 5 साल तक पालेंगे, पोसेंगे, तब जाके हमारा वातावरण ठीक होगा। मोदी जी ने कहा है कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने। विकसित सिर्फ आर्थिक तौर पर बनना ही जरूरी नहीं है, हमारी अच्छी हवा रहे, हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहे, और स्वास्थ्य का मेन कारण ये रहेगा कि हम एक अच्छी सांस ले सकें।
प्रदेश में बड़े स्तर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा एमएलए हॉस्टल में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न गतिविधियों से पूरे समाज में एक संदेश दिया जा रहा है कि हम जो भी कार्य करें उसमें सेवा भाव होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा की तरफ से लगभग 300 पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। हम 2047 के विकसित भारत के संकल्प पर चल रहे हैं। उन्होंने सभी से इस अभियान में जुड़ने की अपील भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा है, ये 15 दिन यही संदेश पूरे समाज के अंदर जाए, हर व्यक्ति अपने अंदर एक सेवा भाव पैदा करे और हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का वहन करें, ताकि हमारा देश जो निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, 2047 में एक विकसित राष्ट्र हो और उसमें हम सब की भूमिका वो सुनिश्चित हो। आज हरियाणा विधानसभा की तरफ से लगभग 300 पौधों को लगाया जाएगा और अलग अलग स्थानों पर, और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की गतिविधियां चली हुई हैं। वोट चोरी के आरोपों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी को भी गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारे देश के लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठे। हमें अपने कार्य करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्य से हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचे। हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा जो लोकतंत्र है वो जिस प्रकार से लगातार मजबूत हुआ है, कहीं ना कहीं जो हमारे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या उसके बाद जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी एक कल्पना जिस प्रकार की थी, उस दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कोई भी गैर जिम्मेवाराना बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए और हम कोई भी कार्य करें, हम अपना कार्य करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए ये सुनिश्चित करें कि इससे हमारे समाज और राष्ट्र को लाभ होना चाहिए, ना कि हानि। और ये जिम्मेवार लोगों की खास तौर पर जिम्मेवारी बनती है कि वो कोई भी इस प्रकार का बयान ना दें जिससे कि एक सवालिया निशान हमारे व्यवस्था के ऊपर लगे। इस वर्ष 23 सितंबर को गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम रहेगी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जो भारत की सतत, समग्र और वैश्विक स्वास्थ्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह गोवा में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र शैली है जो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद भारत में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली चिकित्सा प्रणाली है और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में इसकी स्वीकार्यता तेजी के साथ बढ़ रही है। आयुष मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित 9वें आयुर्वेद दिवस में 150 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इस दौरान AIIA के दूसरे चरण का उद्घाटन, 4 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और प्रधानमंत्री के द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। अब तक कुल 12,850 करोड़ के निवेश से आयुर्वेद के समग्र विकास को मजबूती मिली है। राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र गोवा में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी एक वैश्विक कल्याण गंतव्य के रूप में राज्य के उद्भव को रेखांकित करता है, जो इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट को बढ़ाने के लिए सही अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को पेश करता है। आगामी 23 सितंबर 2025 को आया गोवा में एक ऐतिहासिक आयुर्वेद दिवस महोत्सव की शुरुआत होगी। इसमें नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, उद्योग जगत और आयुर्वेद के अन्य सभी हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रथम चरण में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके बाद आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर होंगे। उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। मोबाइल की तरह ही बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प
चुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि गांव में सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के लोड की गणना कर उतनी क्षमता का सोलर पावर हाउस स्थापित किया जाएगा तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस हो सकेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंडित संजय कुमार ने कल प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीबीपी भानु में सीपीडब्ल्यूडी के नए टाइप 5 और टाइप 3 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। ये आधुनिक आवास आईटीबीपी अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए बनाए गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को याद करते हुए हिमवीरों के शौर्य और निष्ठा को गर्व एवं सम्मान का विषय बताया। उन्होंने जवानों के प्रशिक्षण, सीमांत क्षेत्रों की चुनौतियों तथा उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा हिमवीरों के साथ खड़ी है और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवान केवल सुरक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेलों और साहसिक गतिविधियों में भी सदैव अग्रणी रहते हैं। भर्ती जवानों को बुनियादी प्रशिक्षण के साथ साथ पदोन्नति और सेवा से जुड़े अन्य पाठ्यक्रम भी यहाँ संचालित होते हैं। यह शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक दृढ़ता और उच्च स्तरीय अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आईटीबीपी ने अपने आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा को हमेशा कायम रखा है। चाहे वह देश की सीमाओं की रक्षा करना हो, अंतरिक्ष सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कर्तव्यों में भाग लेना हो। प्रदेश सरकार ने 95 करोड़ रुपए की लागत से 20 राज्य संरक्षित धरोहरों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण की परियोजना की शुरुआत की है। इनमें 2 स्मारक जिला नूह के भी हैं। पहला सुरक्षित स्मारक देहरा मंदिर नूह के जीर्णोद्धार पर 5 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि दूसरे स्मारक टॉम कॉम्प्लेक्स तावड़ू पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कल पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम में नूह जिला प्रशासन भी वीसी के जरिए जुड़ा था। अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने बताया कि जिले के 2 प्रोजेक्ट के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुभारंभ हो चुका है। इसके बाद यह राज्य सुरक्षित स्मारक पर्यटन के हिसाब से बेहतर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देहरा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा तथा टॉम कॉम्प्लेक्स तावड़ू की कायाकल्प का कार्य सीएसआर के माध्यम से होगा। पूरे हरियाणा में 19 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मंत्री जी की तरफ से नारनौल में एक जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम था वहां से इन प्रोग्राम का शिलान्यास किया गया और जिला स्तर पर सभी उपायुक्त, सभी डीसीज और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके तहत उनके लेवल पे उनके जिले में जो प्रोजेक्ट्स है उनका शिलान्यास किया गया। तो हमारे जिले में 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि जिनका शिलान्यास किया गया है। पहला जो प्रोजेक्ट था वो टॉम कॉम्प्लेक्स सावड़ू में और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो देहारा मंदिर में। उनका जो नवीनीकरण है और उस तरीके से उनका जो प्रिजर्वेशन का काम है वो काम किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट हम सीएसआर के थ्रू करा रहे हैं और दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको एचएसआर डीसी के थ्रू हम कंप्लीट कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित 32 मिनट की डॉक्यूमेंट्री चलो जीते हैं के पहले प्रसारण का विधिवत शुभारंभ सोनीपत के एक निजी सिनेमा हॉल में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन, संघर्षपूर्ण जीवन और उनके व्यक्तित्व को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं और लोगों ने फिल्म को प्रेरणादायक बताया और उनके जीवन से सीख लेने का संकल्प लिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता और देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार एक सामान्य कार्यकर्ता ने कठिन परिश्रम, समर्पण और ईमानदारी से देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। यह अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है। यह डॉक्यूमेंट्री न केवल मोदी जी के संघर्ष और सफर को सामने लाती है, बल्कि यह हर कार्यकर्ता को यह संदेश देती है कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन हम सबको यह सिखाता है कि संगठन और देश के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
वो तैयार हुई है। आज ये मिराज सिनेमा है सोनीपत में, सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज इसको हम इकट्ठे होकर देखेंगे। और ये हम गांव-गांव भी चौपालों में जाके और जो हमारे पार्टी के प्रोग्राम होंगे उन सब में भी इस फिल्म को दिखाने का काम करेंगे, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की जो बहुत अच्छी घटनाएं हैं, जिस प्रकार से 2014 के बाद देश में जो नए भारत का निर्माण हुआ है, वो पूरा इस फिल्म में दिखाया जाएगा। पूरे जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वां जन्म दिवस जो है कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया है, और आज जो है सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की जीवन शैली पर आधारित उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, समाज के प्रति उनकी सेवा से पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, ताकि कार्यकर्ताओं को जो है उनके जीवन से प्रेरणा मिले कि हमने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, अपने फर्ज को निभाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य विभाग ने फतेहाबाद में स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। हेल्थ इंस्पेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इस कैंपेन का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खासकर गर्भवती महिलाओं को घर पर ही जांच और सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि घर की महिला स्वस्थ और स्वच्छ रहेगी तो पूरा परिवार सशक्त और सुरक्षित रहेगा। वहीं महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर रही ANM कुलदीप कौर ने बताया कि इस अभियान के तहत महिलाओं के विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी भी दी जा रही है। सरकार ने कैंपेन चलाया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसके तहत सरकार द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं हम हर महिला तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इसमें ये एक आधार है कि स्वस्थ नारी है तो सशक्त परिवार है। अगर नारी स्वस्थ है तो वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण देखभाल अच्छे तरीके से कर सकती है। ये बच्चों की वैक्सीनेशन से लेके ANC, एडोलसेंट जो भी है HP वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, शुगर चेक कर रहे हैं, और सभी को ये सुविधाएं हम दे रहे हैं। और ये जो कैंप है ये हमने अभी यहाँ लगाया है आज, और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾएं ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਰੀ ਟੀਕੇ, 3 ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਓ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾयदे ਵਾਸਤੇ ਹੀ है। अंबाला छावनी नगर परिषद में 2 अक्टूबर तक लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर नगर परिषद की टीम अभियान चलाकर लोगों को स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करने को लेकर प्राप्त कर रही है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटड़ी वालों को 50,000 तक का ऋण बिना गारंटी के उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अब इस योजना को आगे बढ़ाते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले के 10 की जगह 15,000 और 20 की जगह 25,000 ऋण देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मेलों का आयोजन भी हो रहा है। PM स्वनिधि जो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम चल रही है, जिसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के मोबिलाइजेशन और उनके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी PM स्वनिधि के नाम से एक योजना चलाई थी, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000, 20,000 और 50,000 तीन तरह के लोन अवेल करने पड़ते थे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको EMIs के बिना किसी इंटरेस्ट के EMIs के तौर पर उनको भरा जाना होता था। तो अब सरकार ने उसको एक्सटेंड करते हुए इसको एक्सटेंडेड PM स्वनिधि योजना का नाम दिया गया, जो कि 2030 तक लेके जाएंगे। और उसकी रिवाइज्ड प्रोविजंस ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे हैं उनको 10,000 की जगह 15,000, और जो सेकंड लोन जो मिलता था, जो 20,000 का लोन था, उसको 25,000 कर दिया गया। तो इसी की श्रृंखला में कुछ लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जाना है, जो कि 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। योजना के कार्यक्रम अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि अंबाला के विभिन्न बाजारों में रेहड़ी पटरी वालों को जागरूक करते हुए उन्हें इस योजना से जोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला में करीब 3,200 के लाभार्थी हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल चुका है। आगे और भी लाभार्थियों को जोड़ने की कोशिश रहेगी। आज हम
रेडियो पे जा जाके उनके डोर स्टेप पे जा जाके उनको जागरूक कर रहे हैं। स्कीम की योजना जो आई है, दोबारा बताया जा रहा है कि एसएससी स्कीम दोबारा सरकार द्वारा इस योजना को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके संदर्भ में आज डोर टू डोर जा रहे हैं। अभी तक तो अम्बाला में लगभग 3200 लोगों को लगभग लाभ मिल चुका है और आगे भी हमारी कोशिश है ये मेले, लोक कल्याण मेले में भी आगे लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि जो रेडी पटरी वाले जो लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना और स्वयं अपना जो लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सके। सरकार इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये सरकार द्वारा बिल्कुल ही एक बिना गारंटी के लोन है। वेंडर जाएगा तो वो अपना लोन ले सकता है बैंक से। मैंने सब्जी काम पे लिया था, सब्जी में मुझे बड़ा घाटा हो गया था, इसलिए मैंने 10,000 का लोन लिया था। वो मैं इसी किस्तें पूरी कर दिया, मैंने 20 का लिया, 20 के बाद मैंने 50 का लिया। आसानी से लोन मिल रहा है, कोई चक्करबाजी नहीं, कुछ नहीं, कागज दिखाओ लोन मिल रहा है। लोगों को भी बोलेंगे कि छोटा मोटा काम धंधे के लिए अपना लोन कमेटी के पास करवा सकते हैं, आपको जरूर मिला 15,000। सरकार की कमेटी की तरफ से मुझे पहले 10,000 रुपये का लोन मिला था। मैंने 10,000 रुपये का लोन क्लियर करके मुझे 20,000 रुपये का लोन मिला है और ये सरकार बहुत अच्छी स्कीम दे रही है हमारे को और हमारे रेडी पट्टी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। लोक कल्याण मेला जो सरकार द्वारा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। उसमें स्कीमें बताई जा रही है, उसके अंदर जो रेडी पट्टी वालों की लोन रह गया सरकार ने 10 की जगह 15 का कर दिया है और जो 20 की जगह उसको 25 का कर दिया है। झज्जर की बेटी शूटर सुरुचि फोगाट ने अपने हुनर और कठिन परिश्रम के बल पर पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में विश्व शूटर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर वे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी की अपनी रैंकिंग में सुरुचि को प्रथम स्थान दिया गया है। सुरुचि झज्जर जिले के एक छोटे से गांव सासरोली से संबंध रखती है। उन्होंने पहले कुश्ती में हाथ आजमाया और बाद में 13 साल की उम्र में शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। सिर्फ 6 साल में उन्होंने विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर रिकॉर्ड बनाया और देश प्रदेश को गर्व करने का मौका दिया। वे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरुचि ने हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत का मान सम्मान विश्व पटल पर ऊंचा किया है। वे देश की बेटियों के लिए हौसले की मिसाल बनी है। अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सुरुचि ने इसका श्रेय अपने परिवारजनों को दिया है और देश के लिए आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने की बात की है। मिलेगी ये मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो परिश्रम किया था उसका रिजल्ट निकला है। यहाँ का सफर बहुत ही मुश्किल रहा है क्योंकि मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, खेतों में हमारा घर है, तो यहाँ से रोज़ ट्रेन पकड़ के भिवानी जाती, रोज़ ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे पापा मेरे साथ जाते हैं। 1.5 घंटा मुझे सुबह ट्रैवलिंग में निकल जाता है मेरा और 1.5 घंटा शाम को, तो दिन के 3 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में चले जाते हैं और 3 घंटे मेरे को प्रैक्टिस मिलती है। मैं कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक स्पोर्ट तो ज़रूर चुने जो आपको अच्छा लगता हो। बिटिया वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी है। जो भारत का हमारा जो तिरंगा झंडा है वो ऊंचा किया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात। जन्म से ही मैं इसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहता था, तो स्टार्टिंग में हमने तकरीबन 4 महीने रेसलिंग करवाया था, उसमें कॉलर बोन हो गया था, तो इस वजह से बाद में शूटिंग का किया हमने। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में 14 सितंबर को आयोजित एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं के दौरान एआई सक्षम फेस रिकॉग्निशन तकनीक का सफल ट्रायल का कार्यक्रम पूरा किया। इस पहल का उद्देश्य उम्मीदवारों की तेज और सुरक्षित पहचान सुनिश्चित कर परीक्षा को और अधिक प्रभावी बनाना है। यह पायलट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से गुरुग्राम के चुनिंदा केंद्रों पर किया गया। इसमें परीक्षार्थियों के चेहरे की डिजिटल तस्वीरों को उनके पंजीकरण फॉर्म में जमा की गई तस्वीरों से मिलान किया गया। इस नई तकनीक से एक उम्मीदवार की पहचान सत्यापित करने में केवल 8 से 10 सेकंड का समय लगा, जिससे प्रवेश प्रक्रिया तेज और अधिक सुरक्षित हो गई। इस पायलट में लगभग 1129 उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सत्रों में कुल 2700 से अधिक सफल स्कैन किए गए। यह सफल परीक्षण दर्शाता है कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया और भी स्मार्ट, सुरक्षित और कुशल हो सकती है। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने
कहा कि आयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रयोग परीक्षा प्रणाली को और मजबूत तथा विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।